मैं बैठे हुए हैं तो पब्लिक है, आने जाने वाले लोग आते जाते रहेंगे, इसमें कोई नहीं होता। हाँ, डिस्ट्रैक्शन तो बना ही रहता है हाँ, जहाँ वो पर भी कौन रहिए। आ रहा है कौन जा रहा है हमको उस पे नहीं, हमें हमारे लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित हमारा करना। अब गुरु जी का यही है। हाँ। अभी तो गुरु जी सीधे कहते हैं कि दुनिया में क्या घट रहा है, या आप यहाँ बैठे हैं, आपका लक्ष्य है कहीं जाने का, तो उसके बाद आपका ध्यान उसी पे केंद्रित होना चाहिए कि बगल में कौन टीवी देख रहा है, कौन मोबाइल पे बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। तो कब मुलाकात हुई आपकी निश्चल भैया से? मेरी मुलाकात गुरु जी से हुई थी 5 अगस्त को, मैंने कार्य शुरू किया था, उसके पहले 1 हफ्ते पहले करीब 28 जुलाई। 28 या 29 जुलाई को मेरे एक दोस्त हैं, छोटा भाई मान लीजिए, कानपुर के बिट्टू द्विवेदी, अच्छा। वो लेकर के आए। पहले मुझसे कहे कि एक गुरु जी हैं, उनसे मैं मिलवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने, मैंने उनसे नाम पूछा, मैं कहा नाम बताइए, तो उन्होंने बताया निश्चल आचार्य। तो रिकमेंड दिया कि निश्चल, अब इनका नाम ही निश्चल है, अब इनसे मिला जाए, मिल के ये परखा जाए कि ये अपने नाम की तरह हैं या नहीं। नहीं है। मैंने कहा ठीक है वो भैया, तो तो लिवा के वो आए। वो लिटमस टेस्ट तो एकदम पक्का गया और होगा। जब पहली मेरी और गुरु जी की, निश्चल जी की फर्स्ट मीटिंग हुई, उस समय ही पता चल गया। तो मैंने उनसे भी कहा था, गुरु जी भी कहा कि गुरु जी एक बात ये समझ में आ गई कि जैसा आपका नाम है, आपका नाम निश्चल है, तो आप अपने नाम की तरह साफ बोल रहे हैं, निश्चल, आपके अंदर छल और कपट नहीं है। जो आपके मन में आएगा, लोगों के प्रति जो विचार आएगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ कमियां दिखेंगी, तो वो आप डायरेक्टली मेरे मुंह पे कह देंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, इसका कोई वो नहीं है आपको। पूरा 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 बढ़िया से कुछ विवरण। लोग कहाँ कैसे मुलाकात हुआ, कहाँ यहीं भय? पे, हम लोग यहीं पे बैठे थे। अच्छा, ये हाँ, मैं यहीं पे मिलता हूँ किसी से, अरे। क्योंकि मेरी कंडीशन आप हाँ देख हाँ, रहे हैं, मैं बिल्कुल कहीं बिल्कुल। आ नहीं। तो वो खुद यहीं पे आए थे, और ऐसे ही मैं वहाँ बैठा हुआ था, और तो यहाँ बैठे हुए थे, तो वैसे ही होने लगा। तो फिर कुछ लोगों की आदत होती है ना कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या आपसे, समय समय क्या हो रहा था? शाम के टाइम में बैठे थे, शाम के करीब 5:30-6 बजे आए थे, और करीब 8 साढ़े 8 बजे तक बैठे थे। फर्स्ट मीटिंग है, काफ़ी लंबी चली थी। तो उसमें ये चीज़ें समझ में आ गई कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर आप कुछ कमियां हैं आपकी, तो उसको आपके सामने बताना होगा तो बहुत घुमा फिरा के, उसको बहुत घुमा फिरा के आपकी कमियों को दूसरे रंग से पेश करेंगे, या तो आपके सामने बहुत वाहवाही करेंगे, और फिर आपके जाने के बाद तब कहेंगे अरे यार उनके अंदर ये कमियां थी। लेकिन गुरु जी के अंदर ये समझ में आया मुझे कि अगर आपके अंदर दिख गई ये एक कमी है, तो वो डायरेक्टली आपको मुंह पे बोलेंगे कि हाँ ये आपकी गलती है, आपकी कमी है, इसको सुधारिए, तब जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं। वो ये नहीं सोचते कि आपको बुरा लगेगा कि क्या होगा। बिल्कुल उनका बिल्कुल। सीधे है कि बुरा लगेगा लगे, लेकिन आप सुधर जाए, जो सच्चाई है मैं वही कहूँगा। नहीं तो आपको ये लगता है कि ये जो ज्ञान है गलत सही का, और जो उनके द्वारा पता चल जाता है, और शायद वो हेल्प भी कर देते हैं आपकी, वो आपने मनन और चिंतन से भी पाया जा सकता है? जी, हाँ। पाए जा सकते हैं जो ये तो एक गुरु गुरु का गुरु कैसा मार्ग दिखाता है आपको? एक गुरु हमको, अब उतनी वो जाति अध्यात्म वाली उतनी जानकारियाँ नहीं, फिर भी अपने हिसाब से जो मैं, कि एक गुरु का कार्य वही है, गुरु मार्ग वही दिखाएगा कि आपके अंदर की जो कमियां हैं उसको बाहर करो। जैसे सोनार होता है, तो सोनार सोने को लेता है, उसको तपाता है, पीटता है, गलाता है, तपा के पीट के उसको एकदम और निखार लाता है। जौहरी है वो हीरे को तराशता है, कुम्हार है वो मिट्टी देगा, मिट्टी को लेके फिर उसको ग्लास बनाएगा, फिर कटोरे बनाएंगे, मटका बनाएगा। तो ऐसे ही गुरु की यही होती है, गुरु का कार्य यही है कि गुरु आपके अंदर, अपने शिष्यों के अंदर से जो उनकी कमियां हैं या जो उनकी कलाएं छिपी हुई हैं, उनको बाहर निकाले, उनकी कमियों को दूर करके एक उज्जवल भविष्य बनाए। और ये चीज़ें मुझे इनके अंदर, क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं, जो लोग होते हैं अगर चिकनी चुपड़ी बात करते या फिर आपके सामने आप वाली बात करते, तो वो अगर इस टाइप के होते तो मुझे नहीं जमते, क्योंकि ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु का मतलब वही होता है जो आपकी कमियों को देखे, आपकी गलती को देख के आपको डांट लगाए, फटकार लगाए, जो कि आपको बुरी लगेंगी, मैं मानता हूँ। मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे गुरु जी के साथ कार्य करते टाइम कितनी बार हुआ कि जब मैंने उनके साथ जुड़ा तो कुछ कार्य में कुछ कमियां देखे, तो उन्होंने मुझे डांट फटकार लगाया कि तुम ढीले हो, ये हो, तुम्हारे आप दिल्ली में क्या कार्य चाहिए, कक्षा 4 के बच्चे थे। तो वो थोड़ा सा मेरी आम ठेस लगी, और अच्छा। मैंने सोचा कि यार मैं इतना बढ़िया कार्य कर रहा हूँ, फिर भी वो कह रहे हैं कक्षा 4 के थे।
फिर बाद में एक गुरुजी के ही, जब गुरुजी 8 साल के थे तब से उनके एक मित्र आए, आचार्य अमित जी, वो आए। उन्होंने बताया गुरुजी की खूबियों को। जब उन्होंने गुरुजी की खूबियों को बताया तो पता चला कि नहीं, यहाँ पे मेरी गलती है। जैसे एक आर्मी का कमांडर होता है, या ब्रिगेडियर हो गए, तो ये क्या करते हैं, जो बच्चे ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो आर्मी वालों को ट्रेनिंग के टाइम पे कितनी कड़ाई, कितनी तकलीफें मिलती हैं, या कोई भी, लेकिन उस समय तो वो कड़ाई पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो सोल्जर बन के जब खड़े होते हैं उनको सम्मान मिलता है। तो गुरु जी का भी यही है कि अभी जितने इनको इनके साथ कड़ाई करनी है, इनकी कड़ाई करो, इनकी कमियों को दूर करो, ताकि बाद में इनका भविष्य उज्ज्वल हो जाए, इनको मान सम्मान मिले। तो बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी प्रभावित होकर फिर उनके साथ जुड़ के कार्य करना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। सबसे मेन पॉइंट जो अच्छी लगी मुझे, उनका तो सीधे ही है कि उनका कहना है कि मैं गुरु हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे मत कहिए मैं गुरु हूँ। अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ ये गलत है, आप वो मुझे कह सकते हैं। आप मुझे कहिए कि गुरु जी मेरे हिसाब से ये गलत लग रहा है, उसका मैं निराकरण करूँगा। हाँ, लेकिन उनकी एक चीज़ और है कि उन्होंने जो कार्य किया हुआ है तो उनको सलाह मत दीजिए कि नहीं ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये उनको मत कहिए। हाँ, जो चीज़ें हैं, अगर आपको कमियाँ लग रही हैं तो आप उनके साथ तर्क वो सीधे कहते हैं कि मेरे मुँह पे कहो, मुझसे बहस करो। बहस करोगे तो कुछ तुम्हारे अंदर के ज्ञान मेरे पास आएंगे और कुछ मेरे अंदर के ज्ञान तुम्हारे पास आएंगे। बिल्कुल। इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर गुरु जी के साथ कार्य करने में अच्छा लगा। तो अभी किस तरीके का मदद हो रहा है, मतलब किस तरीके का कार्य चल रहा है? कार्य देखिए, हमारा ग्रंथम संस्था, संस्थान लोगों ने ग्रंथम बनाई। गुरु जी ने ग्रंथम संस्था का निर्माण किया। उसके पहले गुरु जी मैथिली लैब, प्रेसीड और चैट ग्रुप, इन सब में थे बिजनेस लाइन में, तो उन सब के बारे में जानकारी तो है, लेकिन उतनी जानकारी नहीं है। तो ग्रंथम बनाया, ग्रंथम के बारे में जानकारी, क्योंकि ग्रंथम जब से बनी है तब से मैं शुरू से उसमें कार्य कर रहा हूँ। तो ग्रंथम संस्था बनाई गई है। अब ये संस्था एक तरह से एक ट्रस्ट के रूप में रहेगी, और इस ट्रस्ट के अनेक शाखाएँ हैं। जैसे अभी एक ग्रंथम कलात्मक मंच नाम की शाखाएँ तैयार की गई हैं, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, इसमें अधिकतर तौर से जो किन्नर समुदाय के लोग होते हैं। अब आप खुद जानते होंगे कि किन्नर समुदाय के जो लोग हैं, उनके साथ समाज में कितने भेदभाव किए जा रहे हैं। उनको समाज से तिरस्कृत किया जा रहा है, तिरस्कार उनको किया जा रहा है, और उसके बाद क्या किया जा रहा है, उनके साथ काफ़ी अन्याय होता है। ये आप भी जानते हैं। तो गुरु जी का उद्देश्य ये है कि किन्नर समुदाय के लोग हैं, इन लोगों को, किन्नर हों चाहे अल्पसंख्यक हों, मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, समाज के सभी लोगों को समान भाव से देखना। और विशेष करके किन्नर समुदाय के जो हमारे मित्र हैं, ये, अब आप दुनिया में क्या है पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक शुरू से ही ये विचार था कि किन्नर समुदाय के लोगों के प्रति मेरा विचार, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था क्या वजह था? इसका कोई पर्सनल रीज़न था? ऐसा मैंने सुना था, क्या कई लोगों से वही मैं सुना था कि जानता नहीं, अगर किन्नर समुदाय के लोगों ने अगर दिल से किसी को दुआ दे दी तो उसका जीवन बदल जाता है। और ये मैंने खुद साबित भी किया, देखा भी है मैंने कि कई बार महसूस किया कि किन्नर समुदाय के लोग, मैं एक बार हुआ कि मैं मुंबई से ट्रेन का सफ़र करके आ रहा था बनारस के लिए, तो रास्ते में ट्रेन में होता है कि किन्नर समुदाय के लोग मिलते हैं मांगने के लिए। उनसे मांगने के लिए शुरू हुआ, सब लोग मांगना शुरू किए। हमारे पास जब आए तो उसके बाद उस समय समस्या ये थी कि मैं जब चला था मुंबई से, वीटी से बैठा था, वीटी से खाना ये सब देते देते फिर आते आते मेरे पास चेंज नहीं रह गया था। फिर जब वो किन्नर समुदाय के जब आए लोग, तो उनसे मैंने साफ साफ कहा कि देखिए मेरे पास ये 20 रुपये बचा हुआ है, और 20 रुपये में से 10 रुपये आप रख लीजिए, 10 मेरे पास रख दीजिए। तो सबसे अच्छी चीज़, अगर कोई और होता, लोग कहते थे ना जैसे कि किन्नर समुदाय के लोग हैं जो दिखा वो सब छीन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग बहुत ही सरल स्वभाव के लोग होते हैं। अब उस समय उस महिला जो आई थी, उन्होंने किया गया कि हाथ पे मेरे हाथ रखा, उसमें से 10 रुपये भी नहीं लिया, और मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया कि कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, और फिर अगर कोई और ज़रूरत हो तो बताओ, हम दे देते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, आप आए हैं तो खाली हाथ अपना जाए। तो 10 उसमें से 10 की जगह 5 रुपये, उसने 10 रुपये उन्होंने उठाया और 5 का सिक्का फिर से मेरे हाथ पे रखा। मतलब 20 में से 5 रुपये उन्होंने लिया। अब आप कुछ सोचिए
कि लोग कहते हैं कि किन्नर समुदाय के लोग बहुत सहयोग करते हैं, बहुत ये करते हैं। अगर वो करने वाले लोग होते तो 20 था तो 20 का 20 ले लेते ना। और एक चीज़ मेरा मानना ये भी है कि अगर किन्नर समुदाय के जो लोग हैं उनको अगर रिस्पेक्ट आप दे रहे हैं और उन्होंने अगर अपने पास से कोई एक नोट दे दिया आपको, आप उसको माथे, उन्होंने अगर दुआ पढ़ के आपको नोट दे दिया तो आप उसको अपने माथे पे चढ़ाकर अपने पर्स में रख लीजिए, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। तो ये सोच मेरे अंदर थी। गुरु जी की भी सोच यही मिली कि नहीं, इन लोगों को समान अधिकार दिलाना। प्लस आप ये खुद जानते होंगे कि बहुत से कलाकार हमारे ऐसे हैं जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा। उनके अंदर कलाएँ छिपी हुई हैं लेकिन वो प्रदर्शित करने के लिए उनको कोई मंच नहीं मिल रहा। अब डांस इंडिया डांस हो गया या अन्य टैलेंट शो हो गया, उन सब जगहों पे हर कोई नहीं पहुंच पाता। तो एक ग्रंथम कलात्मक मंच तैयार किया। उसका रीजन यही किया कि जो भी कलाकार हैं छिपे हुए हैं, उनके अंदर की कलाओं को बाहर निकाला जाए। अगर कुछ कमियां आती हैं तो उन कमियों को निखारा जाए और निखार के उसको मंच पे प्रदर्शित, मंच पे लाया जाए। मंच के उस ग्रंथम कलात्मक मंच के जरिए पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाए, जिससे उन कलाकारों को उनको मान सम्मान और उनका अधिकार उनको प्राप्त हो। तो ये जो कला है इसको अभी अभी वो साइलो में है, मतलब अभी अभी वो बनने के प्रोसेस में ना है। बस करीब ये जान लीजिए कि आज सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब 2 से 3 दिन के अंदर ग्रंथम कलात्मक मंच तैयार हो जाएगा और ये ग्रंथम कलात्मक मंच मेन विशेष तौर पर हमारे बनारस से ही स्टार्ट होगा। हमारे बनारस के ही किन्नर समुदाय के हमारे मित्र लोग हैं कि वहीं से शुरुआत हो रहा है ग्रंथम कलात्मक मंच का। पहले स्टार्टिंग बनारस से हो रही है, उसके बाद और शहरों और जिलों में जाएंगे। तो सांस्कृतिक जो जितनी भी कलाएं हैं आपकी, जो उसमें मतलब आप लोगों ने बहुत सही जगह चुना भी है, मतलब हिंदुस्तान की सांस्कृतिक कैपिटल है। काशी जो है एक संस्कृत पुरानी हमारी बहुत परंपरा वाली संस्कृत की एरिया है। तो वहाँ पर चुनना बहुत जरूरी, क्योंकि गुरु जी भी बनारस दौरे पर गए थे। उन्होंने बताया कि वहाँ पर उनको एक अजीब सी होती है शांति, कार्य करने में शांति, एकदम शांति मिल रही थी। उसके बाद मन में ऐसा अजीब बताया सी उन्होंने? ऊर्जा उत्पन्न है। उन्होंने खुद बताया कि एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी कि मतलब हो रहा था उनका मन। वहाँ से तो कई बार कहे गुरु जी कि अब मैं बनारस नहीं आना, बनारस में ही रहूँगा, मैं लखनऊ आने वाला हूँ। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। और उन्होंने भी कहा सीधे कि काम करना है अगर हमको तो शांति वाली जगह में बनारस में, गंगा के किनारे आप बैठ जाइए एकदम सुकून से, मन के अंदर अजीब सी शांति होती है। तो उनको बताने लगे तो अब भाई ये गुरु जी उनके सामने तो कहने से पहले थे, जबकि ये हम तो खुद अनुभव करते हैं अभी बनारस में, तो आप भी अनुभव करते हैं कि वहाँ पे शांति बहुत मिलती है। और ऐसे ही नहीं, हमारा काशी मोक्ष के नाम से फेमस है, तभी तो लोग आते हैं दूर दूर से आकर, कहीं काशी में मरेंगे तो उनको मोक्ष मिलेगा। तो इसीलिए काशी का चुनाव हुआ कि बनारस से ही शुरू किया जाए। वहाँ के किन्नर समुदाय के लोग हो गए, अल्पसंख्यक लोग हो गए, जो भी हैं सभी कलाकारों के साथ मिलकर, जिनके अंदर किसी के अंदर फैशन शो है, किसी के अंदर आर्ट चित्रकारी है, किसी के अंदर डांस का है, सभी कलाकारों को एक मंच पर लाया जाएगा। बहुत ही ये मुझे अभी आपने बताया, बहुत ही अच्छा आइडिया है मेरे दिमाग में कि जैसे आप किसी ड्रामा में जाते हैं तो एक स्पॉटलाइट पड़ती है आपके ऊपर, लाइट डालता है स्पॉट पर, तो काशी का मतलब जो होता है वो लाइट होता है। आपने कहा मैं तो किसी भी कला के ऊपर लाइट करवा चुका हूँ। हाँ मैं दिल्ली मुंबई वगैरह जा के पहले 2012 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, उसके पहले मैं जब आपकी हाइट कितनी होगी? मेरी 6 साढ़े 3 है, 6 साढ़े 3। 6 फुट 2 इंच मेरी हाइट थी। और जहाँ तक मुझे आपको देखने का तो कि आपसे करीब इतना बड़ा रहा हूँ मैं। लेकिन 2012 में जब ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ उसी में क्या तो जब एक्सीडेंट के पहले मैं जागरण का प्रोग्राम कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र, कभी बिहार, कभी पुणे, ऐसे जागरण के प्रोग्राम कर रहा है। तो उन सब में जान बहुत है, पता है कि नहीं कला क्या होती है, कैसे होती है। तो उन सब में सबसे जब गुरु जी को किसी ने कहा नहीं कि नहीं आप बनारस से लीजिए, गुरु जी की अपनी इच्छा थी बनारस से जाके आने का। तो वो गुरु जी की स्वयं की इच्छा थी। उन्होंने खुद कहा कि नहीं मैं ये कार्य का शुरुआत ग्रंथम कलात्मक मंच की शुरुआत में बनारस से करूँगा।
इसका मेन न्यूज़ जो है वो बनारस में रहेगा, उसके बहुत बाद फैलेगा। बहुत बढ़िया। तो और मुझे थोड़ा सा वो बढ़िया लगा कि नहीं, जैसे आपने बताया कि जो फैसला जो पड़ती है उसका मेन काशी है, तो काशी से शुरू करने का अगर मतलब नहीं नहीं बहुत इस अच्छा मंच का भविष्य एक आइडिया काफी ही नहीं, उज्जवल होने वाला है। आप लोग ये आइडिया इस्तेमाल कर लीजिएगा कि अगर काशी से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्पॉटलाइट जो है वो, अगर खुद ईश्वरीय प्रकाश स्पॉटलाइट हो किसी भी कला के लिए, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ उससे अच्छा होता क्या ना हो कि आपकी ये बात एकदम सही है, और इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये अनुमान मैंने लगाया है बाकी बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, जो काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये समझ लीजिएगा कि अंदर ये उम्मीद जग रही है कि नहीं, ये ग्रंथन कलात्मक मंच एक ऐसी ऊंचाई को छुएगा कि लोग फिर याद रखेंगे। सकता है? बिल्कुल 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 छूएगा। क्योंकि कोई भी अगर संस्था मान लीजिए खड़ी हो रही है, जैसे मकान होता है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल और वैसे ही अगर कोई संस्था या कोई संगठन अगर बनाया जा रहा है, उसको बनाने का उद्देश्य साफ और सुथरा है, तब वो संगठन काफी ऊंचाई देता है। और संगठन का उद्देश्य कुछ और है, मन में कुछ और चल रहा है और दिखाने के लिए कुछ है। मन में है कि संगठन का पैसा लोगों से चंदा ले लेकर लूट लेना है, और फिर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नहीं, हम इनका ये भला करेंगे, ये भला करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधे गुरु जी कहते हैं, मुझे किसी से कुछ कार्यकर्ता थे, हम लोगों में बात होगी तो सीधे गुरु जी सबको यही कहते हैं कि आपको कार्य करना है, आप सब कुछ ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, जहाँ कहना हो वो सीधे संस्था का अकाउंट खुलवाना वो भी अपने नाम से खुलवाइए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना वो भी कर लीजिए, जिसको जो चाहिए सब ले लीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस ये है कि दुनिया में जो भी अन्याय हैं, भेदभाव हैं, ये सब दूर हो जाए, और दुनिया वाले ये बस सीख लें, गुरु जी आए ही हैं यही कहते हैं, बाबू आए भी हैं इसीलिए कि दुनिया के अंदर जो बनावटी है ना, नहीं, हम दिखते हैं 1 रुपया और दिखाते हैं 100 रुपया, अपने नाम के आगे 2 जीरो और लगा के तो 100 रुपया बन जाते हैं। वो नहीं, गुरु जी का कहना है कि अगर हम 1 रुपया हैं तो सीधे दिखाइए कि हाँ हम 1 रुपया ही हैं। और ये भी सही है कि अगर आज हम आपको, जैसे अब आप आए मेरे पास, अब मैं आपसे कहूँ कि नहीं मैं ऐसे नहीं, इतना बड़ा ये हूँ वो हूँ, तो फिर दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से आदमी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और सच्चाई का सामना होगा ही, और तब सच्चाई आएगी कि नहीं मैं 1 रुपया ही हूँ, 100 रुपया नहीं हूँ, तो मेरी बेइज्जती होगी ही, साथ में आपके दिल में भी ये महसूस होगा कि यार आदमी बनावटी कर रहा था। नहीं नहीं वो तो तो मैं इसीलिए गुरु जी वो का मैं ये पहले ही सबसे महसूस बढ़िया कर है लेता हूँ। कि बनावटी हटा दीजिए, जो रियलिटी है। हम घर में बैठे हैं, बनियान पे हैं, बनियान पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उगा रहे हैं, बिना कपड़े के हैं, बिना कपड़े के हैं, बढ़िया हाँ से उगा पहन रहे के हम हैं बैठे हैं, बैठे अपने घर में हैं। हाँ कोई नहीं दिखाना है कि, और जैसे अभी यहीं पे आप आए थे तो आने के बाद ये सब कपड़े डाले ही नहीं, हम लोग भी चाहता तो था, इसे हटवा लिया क्या नहीं होता? हम नहीं हम वो कहाँ नहीं जरूरत है? हम लोग भी द्वार पे ऐसे ही बैठते हैं। भाई सीधे आदमी प्राकृतिक जीवन जीने वाला जो है, तो ये सब बगल के ये सब गृहस्थी के कार्य हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चलते रहेंगे, तो इनको हमको छिपाना नहीं है, इनको सामने लाना है। नहीं मैं राइटर खुद हूँ, और ये सारी चीज़ों के बारे में ही लिखना मुझे पसंद है। मैं अब थोड़ा सा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ लिखने की थोड़ा बहुत लिखना शौक मुझे भी है। नहीं सबको होना चाहिए भाई। लेकिन मैं कुछ होना वो इच्छा चाहिए। नहीं करता कि नहीं कुछ मैं लिखूँ। मैं न्यूज़ में काम कर चुका हूँ, फास्ट न्यूज़ इंडिया, अच्छा उसमें जो प्रभाकर द्विवेदी थे उनके साथ मिलकर, बड़लाल शुक्ला के साथ मिलकर, लालता प्रजापति जो मेन बनारस के थे, प्रभाकर द्विवेदी तो पूरे हेड हैं फास्ट न्यूज़ के, उनके साथ मिलकर, तो उसमें मेरा काम बस यही था कि कोई भी न्यूज़ होता है उसका हेडलाइन क्या होगा, हेडलाइन बताइए। अच्छा। तो ये कार्य कर चुका हूँ। उसके पहले संगठन में हिंदू युवा वाहिनी में योगी बाबा के, हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ दोनों योगी बाबा का, इन दोनों में कर चुका हूँ। आपके संगठन कैसे काम करता है ये पता है आपको शायद? कहा तो कि अब उसमें कर चुका हूँ। अमरीश सिंह गोला आपके हैं बनारस के, आप जान ही रहे हैं वैसे। नहीं मैं बिल्कुल नहीं। अमरीश सिंह गोला मंडल प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी के जो है, नहीं जयप्रकाश बिल्कुल त्रिपाठी मंत्री थे नहीं। अभी, ना बनारस नहीं रहते क्या? नहीं बनारस में रहता ही नहीं है। मैं छोड़े हुए 2000 स्कूल के बाद छोड़े हुए भी नहीं है। हाँ, तो फिर भाई लोग आप भी जानते होंगे, आज भी जो होगा। तो इन सबके साथ हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू महासंघ मैंने ज्वाइन किया था, कार्य किया उसमें काफ़ी, लेकिन 2017 में जब योगी बाबा मुख्यमंत्री बने तो मैंने उसको छोड़ दिया। क्यों? लोग कहने लगे कि अब क्यों छोड़ गए? तो होता क्या है, जब योगी बाबा मुख्यमंत्री बन गए तो उसमें सब बरसाती मेढक की तरह नए नए नेता पैदा होने लगे।
नए नए नेता कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, हम्म, वही दिखाने का कुछ मतलब नहीं। फिर मैंने अपने पदाधिकारियों से कहा, फिर मैं कहा योगी बाबा जिस दिन मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे, फिर से वो खाली एक सांसद या फिर विधायक हो या सांसद हो,